इस कहानी को पूरा समझने के लिए मेरी पहली मोहब्बत कहानी का सीज़न 1 ज़रूर देखिएगा, जो पहले से ही चैनल पर अपलोड है। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। मेरी पहली मोहब्बत कहानी के सीज़न 1 को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब आपको नहीं मिल पाया और बहुत सारे राजों से पर्दा उठना भी अभी बाकी है, जो आप सीज़न 2 में देखेंगे। सीज़न 2 भी पूरी रोमांच और सस्पेंस से भरपूर रहेगी। कहानी के सीज़न 2 में भी आपके प्यार और सहयोग की आकांक्षी रहूंगी। तो चलिए कहानी का सीज़न 2 शुरू करते हैं। शिमला का टूर मायरा की ज़िंदगी के लिए एक खुशनुमा पल लाया था। मायरा अपनी ज़िंदगी में सिद्धार्थ को पाकर बहुत खुश थी। मायरा और सिद्धार्थ अपने अपने घर जाकर एक दूसरे के सपनों में खोए हुए थे। आने वाली जिंदगी के सुनहरे सपने बुन रहे थे। अखिल भी अपनी बहन को सिद्धार्थ के साथ देखकर बहुत खुश था। मायरा को सिद्धार्थ की बहुत याद आ रही थी और साथ ही एक और बात उसके जहन में घूम रही थी। वह अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी उसे सिद्धार्थ का कॉल आया। उसने मुस्कुराते हुए कॉल पिक किया और बोली, हेलो। सिद्धार्थ बोला, मुझे इतना भी याद मत करो कि इसी वक्त तुम्हारे पास आने पर मजबूर हो जाऊं। मायरा हैरान होते हुए बोली, पर आपको कैसे पता कि मेरा मतलब आपको किसने कहा कि मैं आपको याद कर रही थी? मैं तो सो रही थी, आप ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको याद करूं, समझे? तो सो जाइए। सिद्धार्थ बोला, अच्छा तो तुम अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो देखकर नहीं मुस्कुरा रही थी, तो फिर अपने हाथ के रिंग को प्यार से कौन निहार रहा था? मायरा जो बेड पर आधी लेटी हुई थी, वह अचानक से उठकर बैठ गई और हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोली, आपने मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं क्या? आपको कैसे पता कि मैं क्या कर रही हूँ? सिद्धार्थ बोला, वैसे यह परेशान चेहरा काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम पर। मायरा बोली, आप मुझ पर नज़र रख रहे हैं, कहाँ हैं आप अभी? बालकनी में आ जाओ। मायरा ने जल्दी से फ़ोन काटा और बालकनी में पहुंचकर देखा तो सिद्धार्थ झूले पर मज़े से बैठा था। वह उसके पास गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह भी इतनी रात को, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? सिद्धार्थ मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें मेरे अलावा सबकी फिक्र है। मैं यहाँ पाइप चढ़कर इतनी मेहनत करके तुमसे मिलने आया, ये सोच कर कि तुम खुश होगी, पर नहीं, तुमने तो उल्टे मुझसे ही सवाल करने शुरू कर दिए। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मायरा कान पकड़ते हुए बोली, अच्छा सॉरी, पर आप ऐसे क्यों आए हैं? दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना? सिद्धार्थ बोला, मैं भी वहीं से आना चाहता था, पर रिक्की ने जबरदस्ती पाइप चढ़ा कर भेजा। बोला कि ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना अजीब लगता है ये सब। खुद तो बच्चों वाली हरकत करता है और मुझसे भी करवाता है। वह जानता है कि मैं उसे कभी ना नहीं कहूँगा और इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है वह। मायरा हंसने लगी और उसके गले लगते हुए बोली, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सच में आपको मिस कर रही थी। सिद्धार्थ बोला, अब और ज़्यादा दिन नहीं, कल मैं घर जा रहा हूँ हमारे बारे में सबको बताने, और मैंने अखिल को भी बोल दिया है, वह भी कल शाम को हमारे घर आने वाला है शादी की बात करने। मायरा बोली, सिद्धार्थ, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? मैंने जिसे भी चाहा है वो हमेशा मुझसे दूर हो गया है, पर आपसे बिल्कुल दूर नहीं होना चाहती। सिद्धार्थ बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, यही बताने आया था। यह कहकर उसने मायरा के माथे पर किस किया और पाइप से नीचे उतरकर अपनी कार में बैठकर चला गया। मायरा अंदर आकर सीधे अखिल के कमरे में चली गई। अखिल अपने ऑफिस के कुछ काम में उलझा हुआ था और आव्या उसके पास बैठकर कोई फाइल देख रही थी। कुछ दिनों से ऑफिस के काम के दूर रहने की वजह से वह दोनों अभी तक बैठकर सब चेक कर रहे थे। मायरा ने जाकर कमरे का डोर नॉक किया तो दोनों ने उस तरफ देखा। अखिल बोला, मायरा वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। वो भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप अभी बिजी हो? नहीं तो मैं बाद में आती हूँ। कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ कहने से पहले इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो बस ऑर्डर दो कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारा भाई यूं ला कर देगा तुम्हें। अखिल बोला। मायरा बोली, वो मुझे पता है भाई कि आप कितना प्यार करते हो मुझसे, पर मुझे आपसे कुछ पूछना है।
मायरा के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे जिसे देखकर अखिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मायरा अखिल के कमरे में गई और बोली, भाई मुझे कुछ कहना है आपसे। अखिल बोला, हाँ कहो ना। भाई आप मेरे और सिद्धार्थ के रिश्ते से खुश तो हैं ना? अखिल हैरानी से बोला, तुम खुश हो ना, मेरे लिए यही काफ़ी है, पर तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? भाई मैंने बचपन से देखा है कि आपको मेरे लिए अपनी खुशियाँ छोड़ते हुए। आज माँ पापा जिंदा होते तो शायद वह भी मुझसे इतना प्यार नहीं कर पाते जितना आप मुझसे करते हो। आप जानते हो ना कि मैं आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं लेती और ना ही आपसे बिना पूछे कुछ करती हूँ। तो आज जब मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ तो उसमें मेरे भाई की मंजूरी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूछ रही हूँ, क्या आप खुश हैं? अखिल अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए बोला, अगर मैं मना कर दूँ तो क्या तुम सिद्धार्थ से रिश्ता तोड़ दोगी? क्या उससे शादी नहीं करोगी? मायरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और खोलकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, नहीं करूंगी सिद्धार्थ से शादी और ना ही कभी भी उनका नाम आपके सामने लूंगी। अखिल बिना किसी भाव से बोला, इतने दिनों बाद तुम दोनों आखिरकार एक दूसरे से प्यार का इजहार किए हो और मेरे मना करने से तुम अपने प्यार को छोड़ दोगी और सिद्धार्थ वह क्या तुम्हें छोड़ देगा? मायरा बोली, भाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हो। अगर आप नहीं चाहते तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और अगर सिद्धार्थ मुझसे सच्चा प्यार किए होंगे तो वह भी मेरे इस फैसले में मेरा साथ देंगे। अखिल ने मायरा के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, बहुत रात हो चुकी है मीरू, जाओ और जाकर सो जाओ। मैं कल तुम्हें बता दूंगा कि मेरा क्या फैसला है। मायरा सर हिलाकर चली गई। उसके जाते ही आब्या ने दरवाज़ा बंद किया और अखिल के पास आते हुए बोली, यह सब क्या था? आप उससे ऐसा क्यों बोले कि आप कल फैसला करेंगे, जबकि आप खुद चाहते हैं कि उन दोनों की शादी हो? अखिल बस आंखों में नमी लिए मुस्कुरा रहा था। वह बोला, देखो आब्या, मेरी मायरा मुझसे कितना प्यार करती है। मेरी मायरा अब वह शरारतें करने वाली चुलबुली सी मायरा नहीं है, वह सच में बड़ी हो गई है। मुझे मीरू के लिए सिद्धार्थ सच में पसंद है, पर मुझे एक डर ये भी था कि कहीं मुझे मेरी मायरा से दूर ना होना पड़े। मैं उससे कभी दूर नहीं होना चाहता, जान बसती है मेरी उसमें। अगर शादी के बाद सब बदल गया और वह मुझसे दूर हो गई तो? पर इसका जवाब भी मुझे तब मिल गया जब मायरा ने एक पल भी नहीं लगाए मेरी बात मानने में। आब्या उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आप क्या सोचे कि वह आपसे दूर हो जाएगी? वह भी आपके बगैर नहीं रह सकती। आपको सिर्फ अपना भाई ही नहीं अपनी जिंदगी मानती है वह। पर पति देव, आपने ऐसा क्यों किया? उसे अभी घबराहट हो रही होगी कि कल आप क्या बोलने वाले हो। अखिल उसे देखते हुए बोला, वह तो होगी ही, पर मैं कल सब ठीक कर दूंगा। फिर वह आब्या की तरफ देखते हुए बोला, एक मिनट पति देव, वाह, लगता है हमारी शादी याद है आपको मिसेज आनंद। आब्या मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो ग्रैंड वेडिंग करनी थी या फिर एक ऐसी शादी जिसमें मैं उस शादी को एंजॉय कर सकूं, पर आपने तो एक कागज़ पर ही शादी करा दिया और मुझे पता भी नहीं चला। अखिल बोला, तुम जो चाहती हो वो सब होगा क्योंकि तुम्हारे सपने अब मेरे हैं और तुम भी। आब्या उसके सीने से लग गई और बोली, मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे इतना प्यार करेगा। थैंक यू अखिल जी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। अखिल ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया। सुबह सिद्धार्थ के विला में सिद्धार्थ, रिक्की और नेहा बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रिक्की बोला, भाई कल रात मज़ा तो आया ना पाइप चढ़कर? यह कहकर वह मुंह दबाकर हंसने लगा। सिद्धार्थ बिना किसी भाव से बोला, रिक्की, हाँ भाई, ऑफिस अपने पैरों पर चलकर जाना चाहते हो या चार कंधों पर? अगर अभी यहाँ से अपनी अर्थी नहीं उठवानी है तो चुपचाप नाश्ता करो। नेहा मुंह दबाए हंस रही थी और रिक्की उसे घूर रहा था। तभी एलेक्स अंदर आया और सिद्धार्थ के पास आकर उसके कान में कुछ कहा। नेहा उसे देखकर भी उसे नज़रअंदाज कर रही थी। सिद्धार्थ ने यह सब नोटिस कर लिया क्योंकि जब भी एलेक्स आता था तो नेहा चुपके से उसे ही देखती थी। सिद्धार्थ ने भी कुछ नहीं कहा और एलेक्स के साथ उठकर स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में सिद्धार्थ बोला, कहो क्या ज़रूरी बात करनी थी तुम्हें? बॉस, ओमकार बैंकॉक में छिपा हुआ है और खबर मिली है कि वह इंडिया आने की तैयारी कर रहा है। अब बस आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं हम। सिद्धार्थ ठंडे भाव से बोला, अगर हो सके तो उसे वहीं रोक दो। एलेक्स बोला, मुझे नहीं लगता बॉस कि वह हमारे कुछ एक्शन लेने तक वहाँ रुकेगा।
उसे अपने बेटे के मौत की खबर मिल चुकी है और वह अब किसी साइको जैसे बिहेव कर रहा है। वह कभी भी मिस मायरा की जान लेने की कोशिश कर सकता है और शायद बाकी सब की भी। सिद्धार्थ बोला, जानता हूँ एलेक्स, मायरा को मैं ज़्यादा दिन तक यहाँ से दूर नहीं रख सकता और सिर्फ उसे ही नहीं, पूरी फैमिली को यहाँ से दूर रखना होगा। आज शाम को मैं घर जा रहा हूँ और अखिल भी वहाँ पर आने वाला है। मैं उससे बात करता हूँ, शायद वह कुछ बता सके कि यह सब कैसे करना है। तब तक उस शार्क ओमकार पर नज़र रखो और उसकी पल पल की अपडेट चाहिए मुझे। एलेक्स बोला, यस बॉस, आप सही कह रहे हैं। फैमिली वालों के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। सिद्धार्थ बोला, वैसे एक बात बताओ एलेक्स, नेहा और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? यह सुनकर एलेक्स की जान हलक में अटक गई और वह घबराने लगा। उसे ऐसे चुप देखकर सिद्धार्थ फिर बोला, क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? एलेक्स सिद्धार्थ की बात सुनकर स्टडी रूम से जाने लगा तो सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको एलेक्स। जी बॉस। एलेक्स, सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? एलेक्स यह सुनकर थोड़ा हैरान था और बोला, बॉस मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हारे और नेहा की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि नेहा तुम्हें पसंद करती है और कहीं ना कहीं तुम भी, सिद्धार्थ ने कहा। एलेक्स बोला, नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ बोला, देखो एलेक्स, मुझसे ज़्यादा तुम नेहा की फीलिंग्स को समझ सकते हो। तुमने अब तक खुद को और खुद की फीलिंग्स को रोक रखा है। तुम जानते भी हो कि उसे कितना दर्द हो रहा होगा। तुम उसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकते, पर जाने अनजाने में तुम ही उसकी तकलीफ की वजह बन रहे हो। अपने दिल की बात ज़्यादा देर तक दिल में नहीं रखनी चाहिए, वरना वही दिल पर बोझ बन जाती है जिसे हम सह नहीं पाते। और ये बात मुझसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता। तो हो सके तो एक बार ठंडे दिमाग से सब सोचना। तुम दोनों भी समझदार हो, खुद अपने डिसीजन ले सकते हो, तो मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊँगा। एलेक्स ने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ भी रिक्की के साथ ऑफिस निकल गया। ऑफिस पहुंचकर वह सीधे अपने केबिन में चला गया और मेल्स चेक करने लगा। कुछ देर बाद नितिन ने उसके केबिन का डोर नॉक किया। सिद्धार्थ बोला, कम इन। नितिन ने उसे ग्रीट किया और बोला, वो सर, एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ कहो। सर, मिस्टर ओबराय की कंपनी के शेयर्स लगातार गिरते ही जा रहे हैं। सुना है एक बड़े प्रोजेक्ट के चक्कर में बहुत लॉस हुआ है। कंपनी के सारे शेयर होल्डर अपने शेयर बेच कर उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। फिर नितिन थोड़ा अटकते हुए बोला, सर वह इस वक्त बहुत अकेले हैं। सिद्धार्थ ने लैपटॉप से नज़र उठाकर एक बार नितिन की तरफ अपनी सर्द आँखों से देखा तो एक पल के लिए वह भी सहम गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी सर। सिद्धार्थ बिना किसी भाव के बोला, वह अकेले हो या किसी के साथ, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन शेयर होल्डर्स के सारे शेयर खरीद लो और किसके नाम पर करना है ये तो तुम अच्छे से जानते हो। नितिन ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से केबिन से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ अपने केबिन में बने रूम में गया और एक बुक शेल्फ को हटाकर साइड कर दिया, जिसके पीछे एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में एक जवान आदमी था जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा था और उसके साथ एक 7-8 साल का लड़का था। दोनों ही उस तस्वीर में एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे थे और काफ़ी खुश लग रहे थे। उस तस्वीर को देखकर सिद्धार्थ की आंखों के कोने नम हो गए और वह उस तस्वीर को अपने हाथों से छूकर महसूस करने लगा। वह खुद से बोला, ये पहली बार था जब मैं आपके साथ घूमने गया था। तब पहली बार आपने अपने काम और पैसों को छोड़कर मुझे घुमाने ले गए थे। शायद पहली बार भी और आखिरी बार भी। यह कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और नाराज़गी साफ दिख रही थी। वह बोला, सच कहूँ तो आपके जाने के बाद ही मुझे यह एहसास हुआ कि आपको कभी हमारी फिक्र थी ही नहीं और ना ही हमें आपकी ज़रूरत थी। आपको सिर्फ अपने पैसों से मतलब था और देखिए आज भी ज़्यादा लालच में आपने अपनी कंपनी तक को खतरे में डाल दिया। अब बस यही चाहता हूँ कि मेरे और मेरे अपनों पर आपका साया कभी ना पड़े और ना ही मैं आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ। शाम का वक्त था। आनंद मेंशन में मायरा नीचे सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी आव्या और अखिल तैयार होकर नीचे आए। आव्या मायरा के पास गई और उसके सर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, मायरा की बच्ची अब तक यहाँ टाइम पास कर रही है? मायरा अपना सर सहलाते हुए बोली, हाँ तो क्या मुजरा करना चाहिए था, पर आप दोनों ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहे हो?
कहीं आप दोनों डेट पर तो नहीं जा रहे? आव्या की बच्ची, बताया तक नहीं मुझे। प्यार क्या मिल गया, तू तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई ना। और भाई आप भी मेरी भाभी के मिलते ही अपनी बहन को भूल गए। आव्या बोली, ओ मिस ड्रामा क्वीन, जरा आहिस्ता चलो, हम दोनों कोई डेट पर नहीं जा रहे, तो ज़्यादा ख्याली पुलाव मत पकाया कर। और तू क्यों नहीं तैयार हुई अभी तक, हमारे साथ नहीं चल रही क्या? पर जाना कहाँ है, मायरा बोली। अखिल मुस्कुराते हुए बोला, सिद्धार्थ के चाचा जी के पास, तुम्हारी शादी की बात करने। मायरा खुशी और हैरानी से बोली, मतलब आपको कोई ऐतराज नहीं है भाई, आप इस सब से खुश हैं? अखिल बोला, जहाँ तुम खुश हो वहाँ मैं भी खुश हूँ। और सच कहूँ तो सबसे पहले मैं ही चाहता था कि तुम दोनों की शादी हो जाए। और सिद्धार्थ तुमसे प्यार करता है, ये बात भी मैं बहुत पहले से जानता था। मायरा बोली, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो और आप जैसा भाई दुनिया में किसी को ना मिले। आव्या हैरान होते हुए बोली, मायरा क्या बोल रही है, पागल है? मायरा बोली, सच ही तो बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे भाई सिर्फ मुझे चाहिए, मैं किसी और को नहीं देना चाहती। यह कहकर वह अपने भाई अखिल के गले लग गई और जल्दी से तैयार होने ऊपर चली गई। अखिल और आव्या भी उसे खुश होकर देखकर मुस्कुराने लगे। मायरा जल्दी से ऊपर गई और तैयार होकर नीचे आई। अखिल और आव्या उसे देखते ही रह गए। मायरा ने एक सिंपल सी ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी और साथ में फूलों की डिजाइन वाला दुपट्टा। उसने अपने बाल खोल रखे थे और बस हल्का सा टचअप किया हुआ था। वह ऐसे बहुत प्यारी लग रही थी। आव्या उसे देखकर उसकी बलाएं लेते हुए बोली, वाह मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, किसी की नज़र ना लगे। मायरा हंसते हुए बोली, अब लगी ना मेरी प्यारी भाभी टाइप, हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड बनकर थोड़ी ना रहोगी, ऐसे ही कभी कभार मेरी भाभी बन जाया करना। दोनों ही हंसने लगे तो अखिल बोला, अगर दो सहेलियों की बातें खत्म हो गई हो तो अब चलें। तीनों वहाँ से ओबराय मेंशन के लिए निकल गए। तनु और ऋषि किचन में सब कुछ तैयार कर रही थी। चाचू भी आज बहुत खुश थे, खुश भी क्यों न हो, आखिर उनके बेटे की शादी जो होने वाली थी। राघव भी वहाँ पर मौजूद था, पर चित्रा नहीं आई थी। शशांक किसी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। वहीं चाचू अपने कमरे में बैठकर अपने और यश के कॉलेज के फोटो को देखकर खुद से ही बोल रहे थे, देखो यश, आज सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बेटी को मैं अपने घर लाऊंगा। अगर आज तुम यहाँ होते तो सबसे ज़्यादा खुश होते। तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह रखूँगा, बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही अच्छी है वह। चाचू यह सब बोल ही रहे थे कि नेहा उनके कमरे में आई और बोली, ओहो चाचू, आप अब तक यहीं बैठे हो, जल्दी चलो, वो लोग आ गए हैं। वहीं सिद्धार्थ तैयार होकर अपने कमरे में बैठा था और कुछ काम कर रहा था। रिक्की आते हुए बोला, भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, भाभी आ गई हैं। सिद्धार्थ उससे बोला, मैं तैयार ही हूँ, और कितना तैयार होना है? रिक्की मुंह बनाते हुए बोला, ऐसे नहीं भाई, आप कुछ अलग क्यों नहीं ट्राई करते, जिससे आप सबसे अलग लगे और भाभी आपको देखती ही रह जाएं। राघव कमरे में आते हुए बोला, एक काम कर, कपड़े उतार और तौलिया पहन कर ही चल, सब तुझे ही देखेंगे, बहुत अलग लगेगा तू। और रिक्की और राघव हंसने लगे। सिद्धार्थ उन दोनों को गुस्से से घूर रहा था तो दोनों चुप हो गए। सिद्धार्थ ने बिना किसी भाव के कहा, हो गया तुम दोनों का ड्रामा, तो अब जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राघव और रिक्की जल्दी से कमरे से निकल गए और सिद्धार्थ ने किसी को फ़ोन लगाया। एक ही रिंग में कॉल पिक हो गया तो सिद्धार्थ बोला, काम हुआ या नहीं? उधर से आवाज़ आई, हो गया सर, पर वह काफ़ी हैरान थे ये जानकर कि सारे शेयर्स उनके नाम पर हैं। सिद्धार्थ बोला, क्या उन्हें पता चल गया कि ये सब मैं कर रहा हूँ? नहीं सर, उन्हें कुछ पता नहीं चला है। उधर से आवाज़ आई तो सिद्धार्थ बोला, गुड, और फ़ोन काट दिया और नीचे जाने लगा। चाचू अपने कमरे से बाहर आए और देखा तो आव्या, अखिल और मायरा खड़े थे। मायरा ने उनके पैर छू लिए और अखिल और आव्या ने उन्हें नमस्ते किया। तनीषा और ऋषि भी बाहर आ गईं और मायरा और आव्या के गले लग गईं। तनीषा बोली, मायरा तुम उस दिन यहाँ से जाने के बाद तो जैसे भूल ही गई हमें, एक फ़ोन तक नहीं किया। कुहू ने तुम्हारे बारे में पूछ कर मुझे परेशान कर दिया था। तभी कुहू दौड़ते हुए मायरा के पास आ गई और मायरा ने उसे गोद में उठा लिया। कुहू ने मायरा के गाल पर किस करते हुए कहा, आप कहाँ चली गई थी एंजल, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मुझे छोड़कर चली गईं और मुझसे मिलने भी नहीं आई और ना ही मुझसे बात की।
तनीषा बोली, कुहू बच्चा इससे नाराज नहीं होते और आप अब से उन्हें एंजल नहीं बुला सकती। कुहू मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, क्यों, ये मेरी एंजल है ना, तो क्यों नहीं बोल सकती। तभी राघव आते हुए बोला, क्योंकि बच्चा अब से आप इन्हें चाची बोलेंगी। अब आपके सिद्धार्थ चाचू की और आपके एंजल की शादी जो होने वाली है। यह कहते हुए वह अखिल के गले लग गया और उनके साथ वहीं बैठ गया। कुहू बोली, ओह मतलब डेविल की एंजल। इस पर सब कुहू को आंखें बड़ी करके देखने लगे और मुस्कुराते हुए राघव ने हाँ में जवाब दिया। वह बोली, तो अब वह एंजल नहीं रहेंगी। तनीषा ने कहा, नहीं, पर मैं तो एंजल ही बोलूँगी, चाची नहीं बोलूँगी। मायरा उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आप मुझे एंजल ही बुलाना, कोई आपको नहीं रोकेगा। कुहू ने खुशी से मायरा के गाल पर वापस किस कर दिया। सीढ़ियों के पास खड़े सिद्धार्थ ने जब देखा कि मायरा कुहू के गालों को चूम रही है तो वो खुद से ही बोला, कभी मुझे तो ऐसे इतने प्यार से किस नहीं किया और कुहू के गालों को छोड़ ही नहीं रही है। और ये मेरी छोटी सी शैतान मायरा के गालों पर कैसे किस कर सकती है, जबकि मैंने एक बार भी नहीं किया। वह खुद से ही गुस्से में भुनभुनाते हुए बोल रहा था। रिक्की उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई आपकी ही भतीजी है वह, और आप भी क्या एक 5 साल की बच्ची से जल रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता भाई। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, शोभा के बच्चे चुपचाप यहाँ से चल जाओ वरना तुम्हारे इस सुंदर मुख की शोभा बिगाड़ दूंगा। रिक्की तुरंत वहाँ से भाग गया। मायरा वहीं बैठकर सबसे बातें करने लगी और अखिल सिद्धार्थ के पास गया। अखिल बोला, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो, क्या तुम खुश नहीं हो इस सब से। सिद्धार्थ बोला, नहीं अखिल, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा तो मैं खुश हूँ कि मायरा अब मेरी होने वाली है, वह भी हमेशा के लिए। तो फिर सच बताओ क्या हुआ है। सिद्धार्थ ने उसे एलेक्स ने जो कुछ भी कहा था वह बता दिया तो अखिल हैरान और परेशान सा उसे देखने लगा। वह बोला, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। सिद्धार्थ उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। मायरा तनीषा और ऋषि के साथ चली गई और बातें करने लगी। सिद्धार्थ वहीं एक जगह खड़ा था तो अखिल चाचू से इजाज़त लेकर सिद्धार्थ के पास गया। क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना, तुम आज खुश नहीं दिख रहे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में बहुत खुश हूँ, वो तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। अब क्या बात है, सच सच बताओ, तुम कब से मायरा को परेशान होकर देख रहे हो। सिद्धार्थ बोला, ओमकार इंडिया आने की तैयारी कर रहा है और मुझे शक है कि इस बार वह मायरा को ज़रूर मारने की कोशिश करेगा और शायद ये उसका आखिरी बार होने वाला है। तो मैं इस वक्त मायरा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि इस बात का वह ज़रूर फ़ायदा उठाएगा, उसकी जान को खतरा हो सकता है। अखिल थोड़ा हंसकर बोला, इसलिए तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, ये तो गलत बात है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि अगर शादी यहाँ हुई तो उसे खतरा हो सकता है और तुम उसे ज़्यादा दिन तक कहीं दूर भी नहीं भेज सकते हो, है ना। सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया और अखिल बोला, चिंता मत करो, उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। नाना जी की वसीयत में ये लिखा है कि मायरा की शादी के बाद ये सब उसके पति के नाम पर हो जाएगा और रही शादी की बात तो वह मैं संभाल लूँगा। यह कहकर वह चाचू के पास चला गया। शुभंकर जी बोले, अखिल तुम्हारे पापा और मैं कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम्हारी माँ को भी मैंने देखा था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि यश की बेटी मेरे घर की बहू बनने वाली है। वैसे तो रिक्की और ऋषि ने मुझे उसी दिन बता दिया था जब मायरा का बर्थडे था। तो आपको इस शादी से कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना, अखिल बोला। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, यहाँ तक कि मैंने सगाई और शादी की डेट भी निकलवा ली है। अखिल थोड़ा हैरान होते हुए बोला, पर ये सब। राघव बोला, अखिल तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाचू ने उसी दिन से सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। चाचा जी मुझे कुछ कहना था, अखिल बोला। हाँ कहो ना बेटा। मायरा की शादी मैं इंदौर में नहीं करना चाहता, माँ की इच्छा थी कि मायरा की शादी भोपाल में हो, उनके पुश्तैनी हवेली में, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। चाचू बोले, कोई ऐतराज़ नहीं है बेटा, पर क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे। बहुत दिनों से मेरे मन में कई सवाल हैं। बात करते करते दोनों ही लॉन में चले गए। राघव वापस सिद्धार्थ के पास चला गया जो कि छुपते छुपाते मायरा को ही देख रहा था। वहीं अखिल बोला, आपको जो पूछना है आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको मायरा के बारे में कुछ पूछना है। हाँ, मुझे जितना पता है यश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो ये पुश्तैनी हवेली और स्वरूपा कौन है। अखिल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा,
पुश्तैनी हवेली मायरा के नाना जी का है। आहूजा फैमिली की हवेली है वह, और मायरा उस फैमिली की बेटी। मेरी मॉम के डेथ के बाद पापा ने मेरी वजह से स्वरूपा आहूजा यानी मायरा की माँ के साथ शादी की थी। मायरा स्वरूपा माँ और पापा की बेटी है। मानता हूँ वह मेरी सगी बहन नहीं है, पर जान है वह मेरी। उसके बिना मैं जी ही नहीं सकता। चाचा ने अखिल के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोले, मायरा बहुत लकी है जिसे तुम जैसा भाई मिला, वरना आजकल सगे एक दूसरे को नहीं पूछते। वह बहुत प्यारी बच्ची है, तुमने उसे बहुत अच्छे से संभाला है। चलो अंदर चलते हैं, मुझे सबको अपना फैसला बताना है। अखिल ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों जाने के लिए पीछे मुड़े तो अखिल एकदम से चौंक गया। मायरा दोनों के पीछे चाय का ट्रे लिए खड़ी थी और उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। मायरा हैरानी से अखिल को देख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के साथ साथ आंखों में नमी भी थी। अखिल एकदम से मायरा को देखकर चौंक गया, पर जब उसने मायरा की आंखों में नमी देखी तो और ज़्यादा परेशान हो गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि मायरा ने बड़ी चालाकी से अपने आंसू चाचू की नज़रों से छुपा लिए और एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, चाचू मैं आप दोनों के लिए चाय लाई थी, पर आप दोनों तो अंदर जा रहे हैं। चलिए अंदर, भाभी आपको ढूंढ रही हैं। चाचू बोले, चलो बेटा, यह कहकर वह मायरा के पीछे जाने लगे। मायरा ने पलटकर अखिल को एक बार देखा और चली गई। अखिल ने एक गहरी सांस ली और अपनी परेशानी छुपाए अंदर आ गया। वहीं सब लोग अंदर बैठे थे और सिद्धार्थ और मायरा एक साथ। चाचा जी ने अखिल को देखा, फिर मायरा और सिद्धार्थ को देखकर बोले, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है और तुम दोनों की शादी मैं बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ। अखिल बेटा, ये चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी भोपाल में उनकी पुश्तैनी हवेली में हो, क्योंकि ये मायरा के माँ की इच्छा थी। अगले हफ्ते के आखिर में सगाई और शादी है, तो सिद्धार्थ तुम अपना सारा काम देख लेना। मुझे शादी के बीच में कुछ नहीं चाहिए, समझे? चाचू ने सिद्धार्थ को सख्त हिदायत देते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अखिल की तरफ देखा तो उसने आंखें झपकाते हुए उसे तसल्ली दी कि शादी में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। सिद्धार्थ ने फिर चाचू की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया और मायरा की तरफ देखने लगे। मायरा ने भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तनिषा ने सबका मुंह मीठा कराया और मायरा के गले लगकर उसे बधाई दी। सब ने साथ में डिनर किया और खाने के बाद सब वहीं कुछ देर बैठे थे। मायरा भी वहीं बैठी थी कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, गार्डन में आओ अभी। हाँ, ये सिद्धार्थ का मैसेज था। मायरा तनु को बोलकर गार्डन में पहुंची और सिद्धार्थ को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी सिद्धार्थ ने आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को एक तरफ करने लगा। सिद्धार्थ के छुअन से मायरा सिहर रही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने उसके बालों को एक तरफ किया और उसके कंधे पर अपनी चीन को रख कर धीमी आवाज़ में बोला, क्या बात है, आज मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है, कुछ ज़्यादा ही बिजी लगती हैं आप मिस मायरा। मायरा थोड़ा हंसते हुए बोली, मिस्टर सिद्धार्थ, अब आपकी तरह बिना काम के थोड़े ही बैठी हूँ जो छुप छुप के अपनी होने वाली बीबी को देखते हैं। मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि मैं आपको निहार सकूं और एक बच्ची से जेलस हो सकूं। यह कहकर वह मुंह दबाकर हंसने लगी, जिससे सिद्धार्थ थोड़ा चिढ़ गया और मुंह बना लिया। मायरा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, वैसे भी अब तो जा ही रही हूँ मैं। सिद्धार्थ ने उसे अपने और करीब लाते हुए कहा, अब तो तुम्हें जिंदगी भर कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। मायरा को सिद्धार्थ का उस पर यूं हक जताना बहुत अच्छा लग रहा था। सिद्धार्थ उसे अपनी तरफ पलटते हुए कहा, और अगर अब जा ही रही हो तो कल मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, फिर आ जाना। मायरा उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, नहीं, ऐसे नहीं आऊंगी। अब तो जब तक आप बारात लेकर मेरे घर नहीं आते तब तक मैं नहीं आने वाली। अब अगर घर लाना ही है तो पूरे हक से लाइए मिस्टर ओबराय। यह कहकर उसने अपने नाक से सिद्धार्थ की नाक लड़ा दी। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और कहा, हक तो मैं तुम्हें कब का दे चुका हूँ मायरा, शादी तो बस एक रस्म है समाज को दिखाने के लिए। मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनी पत्नी होने का हक दे चुका हूँ, पर वादा करता हूँ जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊँगा। मायरा उसके गले से लगते हुए बोली, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। तभी किसी के गला साफ करने की आवाज़ आई। दोनों थोड़ा हड़बड़ा गए और दूर हो गए।
और देखा तो आब्या मुस्कुराते हुए हाथ पीछे बांधे खड़ी थी। मायरा नजरें नीचे किए खड़ी थी तो आब्या बोली, भाई अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो मायरा चलें, अखिल जी इंतजार कर रहे हैं। मायरा हाँ में सर हिलाकर जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई और आब्या उसके पीछे हंसते हुए। दोनों अखिल के साथ सबसे इजाज़त लेकर वहां से निकल गए। कार में जाते वक्त मायरा एकदम खामोश थी, जिससे अखिल और ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसने आज तक यह सारी सच्चाई मायरा से छिपाई थी और अब अचानक उसे ये सब पता चलने पर उसका रिएक्शन क्या होगा, इस बात से उसका दिल बैठा जा रहा था। वह एक टक मायरा को ही देख रहा था जो खिड़की से बाहर देख रही थी। मायरा, अखिल और आब्या तीनों ही घर पहुंचे और अंदर गए। मायरा दोनों को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली गई, जैसे उसे अखिल की बातों से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसके जाने के बाद अखिल और ज़्यादा परेशान हो गया था। वो ये कभी नहीं चाहता था कि मायरा कभी भी अपने अतीत के बारे में जाने, और ना ही उसे ये पता चले कि वह उसकी सगी बहन नहीं है। उसे नहीं पता था कि इन सब बातों को जानने के बाद मायरा के दिल पर इसका क्या असर पड़ेगा। वह कभी भी मायरा को खोना नहीं चाहता था। अब उसे ये डर था कि सारी बातें जानने के बाद कहीं मायरा उसे गलत ना समझ ले। वह वहीं पर परेशान सा खड़ा था तो आब्या बोली, क्या हुआ अखिल जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, कोई बात है क्या? अखिल खोए हुए बोला, क्या वह मुझे गलत समझने लगेगी, क्या वह मुझसे नाराज़ हो जाएगी? आब्या बोली, कौन आपको गलत समझेगी अखिल जी, क्या बोल रहे हैं आप? अखिल झट से आब्या के गले लग गया और बोला, आब्या अगर मैंने कभी तुमसे कोई बात छुपाई तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? आब्या बोली, आप क्या बोल रहे हैं अखिल जी, मैं आपको छोड़कर क्यों जाने लगी, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दो प्लीज़, अखिल बोला। अखिल जी, मुझे आप पर भरोसा है और अगर आपने कभी ऐसा किया भी तो वह मेरे अच्छे के लिए ही होगा। इतना भरोसा तो है मुझे अपने प्यार पर। आपने मुझसे हमारे मैरिज एग्रीमेंट की बात छुपाई थी, पर वह भी मेरे बारे में सोचकर। अखिल बोला, क्या सच में इतना भरोसा करती हो मुझ पर? अखिल जी, भरोसा ही तो है जो प्यार के रिश्ते को जोड़ कर रखता है। और आप एक बात बताइए, लीगली हम दोनों पति पत्नी हैं, पर आज तक आपने मुझे गलत तरीके से नहीं छुआ, हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की है। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर उससे ज़्यादा आप अपनी बहन से प्यार करते हैं। क्या इतनी वजह काफ़ी नहीं है ये साबित करने के लिए कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं? अखिल ने ये सुनते ही उसके माथे पर किस कर लिया और उसे और कसकर पकड़ लिया। अब सच बताइए कि क्या हुआ है, आब्या बोली। अखिल ने कहा, मायरा को उसके अतीत के बारे में और एक ऐसी बात पता चल गई है जो उसे पता नहीं होनी चाहिए थी। अब शायद ही वह मुझे अपना भाई मानेगी। आब्या हैरानी से बोली, क्या उसे सच में पता चल गया है कि आप उसके सगे भाई नहीं हो? अखिल हैरान होते हुए बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? आब्या बोली, मुझे एक बार आपकी डायरी मिली थी जिसमें ये सब लिखा था, पर आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि मायरा ने आपको गलत समझ लिया? आप एक बार उससे बात तो करके देखिए। अखिल बोला, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए। मैं अभी उससे बात करूँगा। यह कहकर वह मायरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। मायरा अपने कमरे में कपड़े बदल कर बेड पर बैठी थी और उसके हाथ में एक किताब था। मायरा का ध्यान उस किताब में कम और सामने दीवार पर लगी अखिल और उसकी फ़ोटो पर ज़्यादा था। अखिल उसके कमरे में आया और मायरा को यूं खोए हुए देखा तो दरवाज़ा खटखटाया। अखिल बोला, मायरा क्या मैं अंदर आ जाऊं? आपको मेरे रूम में आने के लिए परमिशन कब से लेनी पड़ रही है भाई? मायरा ने कहा। अखिल अंदर आया और उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, देखो मीरू, तुम सब जान चुकी हो तो मैं तुमसे और छिपाना नहीं चाहता। ये सच है कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ और ओमकार ने जो कुछ किया वह तुम पहले से जानती हो। तुम्हें याद है ना कि उसने कैसे सिद्धार्थ पर हमला करवाया था और तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी। मैंने सिर्फ इसी वजह से तुमसे सब कुछ छिपा कर रखा क्योंकि तुम पर खतरा था। तुम्हें पता है ना कि तुम में मेरी जान बसती है। सिर्फ बहन ही नहीं, अपनी बेटी मानता हूँ तुम्हें। तुम जो चाहो मुझे सज़ा दे सकती हो, पर मुझसे नाराज़ मत होना। शाम से तुम मुझसे बात तक नहीं कर रही हो। क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मीरू?
मायरा अखिल का हाथ पकड़ते हुए बोली, किसने कहा कि आप मेरे सगे भाई नहीं हैं? मानती हूँ माँ अलग है हमारी, पर पापा तो एक ही है ना। आप मेरे सगे हैं या नहीं? आपने मुझसे बातें क्यों छुपाई? उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ? मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि आप मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई, जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ और जिनसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके हर एक फैसले जो आप मेरे लिए लेते हैं, मैं उन्हें बिना किसी सवाल के मानती हूँ और ये जानती हूँ कि आप मेरे लिए कभी कुछ बुरा सोच भी नहीं सकते हैं। जिस इंसान ने मेरे लिए अपनी खुद की खुशियाँ छोड़ दी, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए जिसने न जाने कितनी मेहनत की है, कितने दर्द सहे हैं, उन्हें मैं कैसे गलत समझ सकती हूँ? भाई, आप मेरे लिए मेरे माँ पापा से भी बढ़कर हो। अगर मैंने आप पर सवाल उठाया तो मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊंगी। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और उसके गाल पर लुढ़क गए। अखिल ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाने लगा। इस वक्त उसके दिल में एक अलग ही खुशी और सुकून था। मायरा की बातों ने उसे निश्चिंत कर दिया था। मायरा कुछ देर बाद उससे अलग हुई और एक पिलो लेकर एक बच्ची की तरह अखिल की गोद में सर रखकर लेट गई। अखिल भी प्यार से उसके सर को सहला रहा था और उसे थपकी दे रहा था। कुछ देर में मायरा को नींद आ गई तो अखिल उसे सही से सुलाकर अपने कमरे में चला गया। मायरा सुबह जल्दी उठ गई और तैयार होने लगी। वहीं नीचे आज अखिल किचन में था और सारे सर्वेंट को उसने आज छुट्टी दे रखी थी। अखिल किचन में मायरा के पसंद का नाश्ता बना रहा था, तभी आब्या नीचे आई और हॉल में सारे सर्वेंट्स को खड़ा देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? और अखिल जी को देखा क्या आप लोगों ने? क्या आज जल्दी ऑफिस चले गए? एक सर्वेंट ने कहा, मैम वह सर किचन में है और हमें आने से मना किया है। आब्या हैरान होते हुए बोली, क्या? अखिल जी और किचन में? मुझे यह नज़ारा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, मैं तो चली। यह कहकर वह जल्दी से किचन में चली गई और एक जगह खड़ी होकर देखने लगी। अखिल बड़े अच्छे से सब्जियां काट रहा था। कुछ देर बाद उसे किसी की नज़रों की गर्माहट महसूस हुई तो उसने सर उठाकर देखा, जहां आब्या हाथ बांधे मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अखिल ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यहाँ पति खाना बना रहा है और तुम खड़ी होकर चुपचाप देख रही हो। ये नहीं कि कुछ मदद कर दो। मेरे पास एक ऑलराउंडर पति है जो सब कुछ संभाल सकते हैं, तो मेरी क्या ज़रूरत? आब्या ने कहा। अखिल सीरियस होकर बोला, तुम्हारे बिना मैं कुछ संभाल नहीं सकता, समझी? बातें करते करते काटते वक्त अखिल की उंगली हल्के से कट हो गई। आब्या ने जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे देखने लगी। कहाँ ध्यान होता है आपका? सब्जियां काट रहे थे कि अपनी उंगली? दिखाइए, खून तो नहीं बह रहा पर पूरा लाल हो चुका है। आप हटिए यहाँ से, मैं बना देती हूँ। अखिल ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कान के पास जाकर बोला, इतनी फिक्र भी मत किया करो मेरा। हाथ का छोड़ो, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी देखकर दिल पर कट लग जाते हैं। आब्या हल्के से मुस्कुराई और बोली, आपकी बातें कभी कभी डरा देती हैं कि कहीं मैं आपको खो ना दूं, और ये सोचना भी बहुत भयानक होता है मेरे लिए। अखिल बोला, तो सोचती ही क्यों हो? इतनी जल्दी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यह कहकर वह उसके चेहरे के और करीब बढ़ने लगा। अखिल जितना आब्या के करीब जा रहा था उसकी धड़कनें उतनी ही तेजी से दौड़ रही थी। आब्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और अखिल बिल्कुल उसके पास था। तभी मायरा की आवाज़ सुनाई दी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, आप लोग लगे रहो। अखिल ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी एकदम से आब्या से दूर हो गया और खुद से ही बोला, कबाब में हड्डी बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा है मेरी बहन को। इसे भी अभी ही आना था। उसकी बातें सुनकर आब्या हंस पड़ी और जल्दी से भागकर किचन से चली गई। वह अपने कमरे में जा ही रही थी कि बीच में उसे मायरा मिल गई। मायरा मटकते हुए हाथ में एक सेब लिए उसके पास आई और खाते हुए बोली, मैं तो खाने का पूछने गई थी किचन में, मुझे क्या पता था कि वहाँ कुछ और ही कार्यक्रम चल रहा है। अगर पता होता तो पक्का नहीं जाती सच में। और वह हंसने लगी। आब्या उसे घूरती हुई बोली, शैतान कहेंगी, शर्म नहीं आती अपनी भाभी को ऐसे बोलते हुए? काहे की भाभी, तू तो मेरी अभी है, मेरी प्यारी आब्या। ओ सॉरी, अब तो मेरी है ही नहीं, पूरी तरह से मेरे भाई की जो है। यह कहकर वह भाग गई। आब्या बोली, मायरा की बच्ची रुक जा, अभी बताती हूँ मैं तुझे कि मैं किसकी क्या लगती हूँ। और आब्या भी उसके पीछे भागने लगी।
मायरा आगे और आव्या उसके पीछे, दोनों ही बुरे हाल में भाग रही थी और अखिल उन्हें देखकर हंस रहा था। तभी अखिल को कुणाल का कॉल आया। हाँ कुणाल, कहो, कोई ज़रूरी बात? सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। ऑफिस में ये अफवाह फैली है कि आव्या और आपका कुछ चल रहा है। सारे लोग बातें बना रहे हैं और सारे शेयर होल्डर सवाल पर सवाल कर रहे हैं। और सर, यह कहकर वह चुप हो गया। अखिल गुस्से से बोला, और क्या? कुणाल बोला, सर, किसी ने हमारी पूरी कंपनी में आपके और आव्या के कुछ फ़ोटो शेयर किए हैं जो कि पूरी तरह से एडिट किए गए हैं। कुणाल ने कुछ फ़ोटो अखिल को सेंड किए, जिसे देखकर अखिल का खून खौल गया। उस फोटो में अखिल और आव्या बहुत करीब थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। आव्या की आधी ड्रेस खुली हुई थी और वह अखिल की बाहों में लेटी हुई थी। यह सब वाकई में एडिटेड था, क्योंकि दोनों ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी और ना ही इतने करीब गए थे। कुणाल फिर बोला, वह जो कोई भी है ये साबित करना चाहता है कि आव्या ने आपको फंसाया है और वह कैरेक्टरलेस है। सर, कोई आपकी रेपुटेशन खराब करना चाहता है। यह सुनते ही अखिल की मुट्ठियां कस गई और वह बेहद गुस्से में लग रहा था। वह बोला, उन्हें फिलहाल कोई जवाब मत दो, कल मैं खुद उन्हें इस बात का जवाब दूंगा। तुम बस ये पता करो कि यह सब घटिया काम किया किसने है और मुझे 1 घंटे के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ओके सर। तब तक आव्या और मायरा भी रुक गए थे और ध्यान से अखिल के चेहरे की ओर देख रहे थे, जिस पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दोनों उसके पास गए और आव्या बोली, क्या हुआ अखिल जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे थे? कुछ बात है क्या? अखिल ने आव्या को अपने गले से लगा लिया और बोला, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? आव्या बोली, ये कैसा सवाल है अखिल जी, मुझे खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा है। तो बस ये समझ लो कि मैं सिर्फ ठीक कर दूंगा सब कुछ, तुम तक कोई परेशानी नहीं आएगी। यह कहकर अखिल ने आव्या को खुद से दूर किया और किसी को कॉल लगा दिया। अखिल की बातें आव्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर उसे इतना ज़रूर पता चल गया था कि कोई बहुत बड़ी बात है जो अखिल को परेशान कर रही है। आव्या अब भी अखिल के गले लगी हुई थी। अखिल ने उसे खुद से दूर किया और बोला, चलो अब दोनों नाश्ता करने बैठो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर अखिल चला गया और दोनों वहीं पर बैठ गई और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी। फिर अखिल को जाते हुए, अब क्या हुआ है, इन्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे थे। आव्या बोली, सिर्फ परेशान ही नहीं, गुस्से में भी लग रहे थे। मैंने आज तक भाई को कभी ऐसे गुस्से में नहीं देखा था, मायरा ने कहा। वहीं दूसरी तरफ अखिल ने कमरे में जाकर अपने लॉयर मिस्टर गुप्ता को कॉल किया। 1-2 रिंग के बाद कॉल पिक हो गई। मिस्टर गुप्ता, जी सर, कहिए, कैसे याद किया? अखिल बोला, गुप्ता जी, मुझे आज शाम तक कोर्ट की एक अपॉइंटमेंट चाहिए, कैसे भी करके। गुप्ता जी बोले, ओके सर, हो जाएगा, ध्यान रहे आज की ही चाहिए। गुप्ता जी बोले, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, सब हो जाएगा। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अखिल कुछ सोच ही रहा था कि उसे कुणाल का कॉल आया। उसने जल्दी कॉल रिसीव किया और सीधे सपाट लहजे में पूछा, कौन है वह? दूसरी तरफ से कुणाल ने जो कहा उससे अखिल का गुस्सा और बढ़ गया। कुणाल बोला, सर, वह पिछले कई दिनों से आव्या पर नज़र रखे हुए था और मौका पाकर उसने कुछ फ़ोटोज़ ले ली और उन्हें एडिट करके वायरल कर दिया। उसका ठिकाना भी मिल चुका है, अगर आप कहें तो। यह कहकर वह चुप हो गया। अखिल बेहद गुस्से में बोला, मैं खुद जाऊंगा, और फ़ोन काट दिया। अखिल गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगा। तभी उसे सिद्धार्थ का कॉल आया। एक तो वह पहले से ही परेशान था, ऊपर से बार बार फ़ोन के रिंग होने के कारण वह और भी इरिटेट हो गया। जब उसने देखा कि सिद्धार्थ का कॉल है तो उसने खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा, हेलो, कहो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बोला, यह सब क्या है अखिल, तुम्हारी कंपनी में इतना कुछ हो रहा है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अखिल बोला, पर तुम्हें कैसे? सिद्धार्थ ने कहा, इतने बेवकूफ़ तुम नहीं हो जो यह सवाल कर रहे हो। हम दोनों सबसे पहले बिजनेस पार्टनर हैं, तो यह मुझे आसानी से पता चल जाएगा। मुझे पता है वह फ़ोटोज़ झूठी है, और सच सच बताओ कि यह सब किसने किया है। अखिल ने कहा, हाँ, झूठी है वह फ़ोटोज़, और उसे कुछ बताया तो सिद्धार्थ भी गुस्से में आ गया और बोला, तुम चलो, मैं भी पहुँचता हूँ जल्दी। अखिल ने फ़ोन काट दिया और जल्दी जल्दी में घर से निकलने लगा। आव्या उसे रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो आप? एक ज़रूरी काम है, जल्दी वापस आऊँगा, अखिल ने कहा।
और मायरा को देखते हुए बोला, मीरू आब्या का ख्याल रखना और घर से कहीं मत जाना आज। मायरा ने हाँ में सर हिला दिया और अखिल वहाँ से तेजी से निकल गया। इंदौर में एक छोटी सी बस्ती जहाँ पर ज़्यादातर पक्के मकान ही थे, पर वह भी ज़्यादा बड़े नहीं, आसपास ज़्यादा घर भी नहीं था। गिन चुन कर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 घर बने ही होंगे। वह जगह छोटी ज़रूर थी पर साफ सुथरी थी और रहने के हिसाब से बहुत अच्छी थी। अखिल और सिद्धार्थ की कार उस गली के सामने वाले रोड पर आकर रुकी। दोनों गाड़ी से उतरे और अपने बॉडीगार्ड्स को वहीं छोड़कर उस गली के अंदर चले गए। अखिल और सिद्धार्थ एक 2 मंजिला घर के सामने जाकर रुके और अखिल ने जोर से उस दरवाजे को खटखटाया। उधर से दरवाज़ा एक औरत ने खोला। अखिल ने जैसे ही उस औरत को देखा तो गुस्से में उसकी आंखें लाल होने लगीं। अखिल और सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में देखकर उस औरत को समझ आ गया कि वह पकड़ी जा चुकी है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी और वह कांपते हुए आवाज़ में बोली, तुम यहाँ? आखिर कौन है वह औरत जो अखिल और आब्या की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है और क्यों? क्या सिद्धार्थ अपने करण होने की सच्चाई मायरा को बता पाएगा या उससे पहले ही ओमकार आहूजा मायरा के सामने करण की सच्चाई ला देगा? क्या सिद्धार्थ के समझाने के बाद अलेक्स नेहा से अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? घायल ओमकार आहूजा आखिर अब कौन सा वार करेगा? क्या सिद्धार्थ इस वार से अपनी फैमिली और मायरा को बचा पाएगा या फिर ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जिनका जवाब आपको सीजन 2 के आने वाले भाग में मिलेगा। अभी बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है, तो देखते रहिए सीजन 2 का अगला भाग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।